स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशंस। सो बच्चों स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशंस टॉपिक क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाई देयर इज ए नीड टू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सी बात है, जब आपको किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है तो आपको टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब हमें पता होता है कि ये चीज़ें यहाँ पे ड्रॉबैक आया, इसकी नीड यहाँ पे आई, तो हम थ्योरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम पे हमने वीबीटी में पढ़ा था, वीबीटी को एक बार देख लेते हैं। उसके बिहाफ पे हम एक मॉलिक्यूल को लेते हैं और उस पर ट्राई करेंगे। उसके बाद करते करते जब आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे, आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि यहाँ पे ड्रॉबैक्स आया, हाँ भाई ये सोचने की बात है, और फिर वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मेशन होगा आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेक एन एग्जाम्पल CH4। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिंपली सेंट्रल एटम कौन है, अभी हम सिर्फ वीबीटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? वीबीटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम की क्या होगी? आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अभी तक चैप्टर 4 खत्म होने वाला है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आ जानी चाहिए, नहीं आई तो वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। सो 1s2 2s2 एंड 2p2, ये क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट पर। जब कोई एक्साइटेशन नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन वीबीटी के अकॉर्डिंग, वीबीटी बोलता है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, देन क्या बोलता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 2। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स कितने अवेलेबल है? सिर्फ 2। सो यहाँ पे तो लेकिन 4 बॉन्ड है, कार्बन की जो ओवरलैप हुई है वो 4 हाइड्रोजन से हुई है, लेकिन ऑर्बिटल कितने अवेलेबल है अनपेयर्ड? सिर्फ 2। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन जंप करना, एक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से जंप करा के दूसरे लेवल तक जाना, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है 1s2, ठीक है, आपका 2s1 एंड 2p3, कुछ इलेक्ट्रॉन एक जंप करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ था, आप इसे कैसे भी दिखा सकते हो, और p3 आपका इस टाइप का है, ठीक है, ऐसे, यानी कि जो s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप करके गया? p पर, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है, किसके लिए? 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने के लिए। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल पर, आपको पता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1, एक ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो हर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो 4 हाइड्रोजन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है वीबीटी के अकॉर्डिंग स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं कहाँ? वीबीटी में। जिसको समझ में आ गया है वीबीटी, आप वीडियो को आगे भी कर सकते हो, और जिनको नहीं आया वो एक एक करके समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन आगे, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 ऑर्बिटल अवेलेबल थे ओवरलैप, यानी कि 4 मेहमान थे हाइड्रोजन, और किसी घर में पहले रूम सिर्फ 2 ही की थी रहने की, अब अरेंजमेंट करना तो था, तो क्या हुआ कि एक, आपको पता है कि एक अब रूम खाली है, वहाँ पे बैठ जा सकता है, डबल बेड है यहाँ पे, तो क्या हुआ कि वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करा कर उसको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया, क्योंकि जितने मेहमान हैं उतने ऑर्बिटल होने चाहिए, उतने अनपेयर्ड ऑर्बिटल हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या बनेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओवरलैपिंग होगी। अब यहाँ पे क्या सोचने वाली बात है, अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग वीबीटी ने यहाँ तक पढ़ा है। वीबीटी क्या बोलता है कि यहाँ पे 3p इन्वॉल्व है। ये कितने p इन्वॉल्व है? p के कितने ऑर्बिटल है? 3, और s का एक ही होता है, जितने हैं उतने ऑर्बिटल और ओवरलैप। सो अकॉर्डिंग टू इट जो p ऑर्बिटल है, 3 जो कार्बन के बॉन्ड है, आपको पता है हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ
स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन हम इस तरीके से समझ रहे हैं अभी, ठीक है, रफ डायग्राम है ये। तो आप क्या बोलते हो कि जो ये चारों बॉन्ड में से फिर 3 बॉन्ड क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो एक हाइड्रोजन के एस से, कार्बन के एस से बना है और बाकी पी से बने हैं, ठीक है। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से होता है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर एक हाइड्रोजन के बॉन्ड सेम नहीं है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड डिफरेंट नहीं है, तो क्या चीज़ हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन, यानी कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे, ताकि जो जितने भी बॉन्ड्स है वो एक्सपेरिमेंटली इक्वल पाए गए, ठीक है। देखा गया कि जो ये बॉन्ड है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ इनकी सेम है, जो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, वो भी क्या है, सेम है। तो ऐसा क्या हुआ, तो क्या हुआ, वो आता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ऊपर क्या होता है। देन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बोलता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। एक सिमिलर एनर्जी हो सकती है या फिर नियरली टू द सेम एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, अगर हम तो इसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करा देते हैं, इन सारे ऑर्बिटल को मिक्स करके, कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल को वो मिक्स कराकर एक नए ऑर्बिटल जनरेट करता है, और जिनकी एनर्जी सेम होती है जितनी। याद रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यही बोलता है कि न्यू ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ द न्यू ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्मिंग द न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो ऑर्बिटल की अमाउंट होगी, वो नंबर्स होंगे, वो उतने ही होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो कितने मिक्स हो रहे हैं, एक ये और 3p, तो यानी कि जो टोटल बनेंगे वो कितने ऑर्बिटल्स तैयार होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, मतलब बेसिकली सिंपली मिक्स हो गया। अभी दोबारा एक और बार समझेंगे इसे। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यानी कि जो ये चीज़ बनी, अब इन सब ये सारे रूम क्या होंगे, sp3, कौन से हो गए, sp3, 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 एक s हुआ और 3p, ठीक है। अब क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेसिकली अगर आप समझो, सिंपल सी बात है, आपके पास जैसे सपोज दैट आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, गेस्ट आ रहे हैं, और आपके पास क्या है कि 4 रूम्स हैं, ठीक है। और 4 रूम्स में क्या है, अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि कहीं पे एक सिंगल बेड है, कहीं पे डबल है, कहीं पे ट्रिपल है, या अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर कोई बाहर से आता है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा फेवरेट मेहमान तो इस कमरे में जाएगा, और जो मुझे फेवरेट नहीं है, जो मतलब जिससे बिल्कुल ही, जो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सबसे बेकार रूम में जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, दिखाने की कोशिश करोगे, नहीं हम तो सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, पर एक्चुअल में तो होता ये नहीं है, अपने फेवरेट को ही सब अच्छे कमरे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम जितने रूम्स हमारे पास अवेलेबल है, जो ये रूम्स अवेलेबल थे जिन पे सिंगल या डबल, तो उन सबका अरेंजमेंट ये कर देते हैं, सेम कर देते हैं, सो दैट कि जो आउटसाइड गेस्ट आए उसको क्या लगे, अपीयरेंस जो लगे कि वो सारे अरेंजमेंट रूम्स क्या उसके लिए इक्वल दिखने चाहिए। ये ना हो कि किसी को भी ये लगे कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई, ठीक है, यानी इक्वल अरेंजमेंट। अगर एक रूम में एक बेड है, फैन है, शीशा है, कुछ भी है, तो सारे रूम्स में भी वही चीज़ है, ठीक है। तो जो ये अरेंजमेंट हुआ, पहले मॉलिक्यूल, पहले जो आपके पास रूम थे उनको, उनमें जो चेंज हुआ, एक तरह से उनमें जो क्लीनिंग हुई, ठीक है, उसके बाद जो ये नई हमारे पास ऑर्बिटल बनी, कमरे तो 4 ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी रातों रात कमरा तैयार कर दिया एक मेहमानों के लिए, नहीं, उन्हीं 4 कमरों को क्या करा, दोबारा से मॉडिफाई कर दिया। तो जो ये मॉडिफिकेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी कि मेहमानों के अरेंजमेंट के लिए वो जो 4 अलग अलग रूम थे, अब उनमें क्या कर दिया, उसको इनको इक्वल कर दिया। इक्वल मतलब उसमें एक जैसी क्या कर दी, एक तरीके से आप बोल सकते हो ना कि वहाँ पे फैसिलिटी दे दी, हर रूम में एक ही जैसी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, कोई रूम डिफरेंट नहीं है। तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे आपने क्या किया, मॉडिफाई को किया, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आता है वहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये थे सिंपल से, ठीक है, और आप क्या करते हो, आपको तो भाई यहाँ पे
हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलता है कि ये सारे ऑर्बिटल्स क्या है, इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे, जितने मिक्स हुए, तो आपको पता है यहाँ से एक p एक s हुआ है और 3p, तो टोटल कितने हो गए 4, तो 4 ही बनेंगे। अब यहाँ पे sp3 क्या होगा, sp3 ये होगा कि एक s इन्वॉल्व हो रहा है 3p, तो जो इनका नाम होगा इनके पेरेंट एटम, पेरेंट जो जहाँ से ये बने हैं उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो पेरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं, तो एक s और 3p, इसीलिए हमने लिखा है sp3 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 sp3। हमने अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब ये सारे रूम मेहमानों के लिए तो इक्वल हो गए ना, फैसिलिटीज तो सब में इक्वल होगी, तो वो बाहर से आते हैं हाइड्रोजन, तो उनके लिए क्या है, कहीं पे भी चले जाएं तो इक्वली दिखेंगे, कहीं से भी डिफरेंट नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल तैयार हुआ ये भी sp3 कहलाएगा, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये sp, इसका मतलब ये है कि जो ये ऑर्बिटल्स बने हैं इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार, ठीक है। एक बार देख लो वीबीटी का ड्रॉबैक क्या था। अब यहाँ से क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखो, अभी तक तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आ रही थी, अब ये जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे जो कार्बन का S है वो क्या है, कार्बन का S, हाइड्रोजन का S, ठीक है। पहले तो यही चला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले तो ऐसा था ना, इसका S, इस हाइड्रोजन के तो S ही है, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन कार्बन के पास P था और इसके पास P, यानी एक के साथ S का ऑर्बिटल का ओवरलैप, ठीक है। तो ऐसा था, तो देखो एक बॉन्ड डिफरेंट, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, इंटरमिक्स हो चुके हैं ऑर्बिटल्स, तो यानी कि कार्बन अब क्या है, कार्बन ऐसा नहीं कि अपना सिर्फ S शो करेगा, अब उसके पास वो कमरा नहीं रहा, अब वो क्या करता है, अपना जो रूम था उसको क्या नाम दे दिया उसने, sp3। सारे रूम सेम है, तो सब सारे हाइड्रोजन, सारे गेस्ट है कार्बन के जो आ रहे हैं ये गेस्ट, उनके लिए वो इक्वल तैयारी कर रहा है। तो इसके पास क्या है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3s, S का भी sp3, कार्बन का यहाँ भी sp3 जाएगा, यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है। तो देखो sp3 कार्बन ने जो अपने रूम अवेलेबल कराए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, अपकमिंग गेस्ट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो ये अपकमिंग गेस्ट हैं यहाँ पे आ रहे हैं, उनके पास जो रूम अवेलेबल कराए दिखाए वो कौन से हैं, sp3। पहले एक S दिखा रहा था, फिर P दिखा रहे थे, अब क्या है, इक्वल दिखा दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो चारों तरफ से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सेम। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के एक एक पॉइंट समझते हैं और उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, कोई भी डरने की बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक्स में क्या करते हैं, ज़्यादातर जनरली बच्चे नाम सुनकर ही डर जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नया कॉन्सेप्ट है, नया चीज़ है। देखो 11th क्लास में सब कुछ ही नया पढ़ोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा बहुत आप रिलेट 10th से पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ 11th से ही डिस्कस किया होगा, ठीक है। ऐसा तो 10th में डिस्कस किया होगा, लेकिन अगर आप 11th में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि जितना फ्रेश आप पढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट आपको उतनी जल्दी ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन। एक बार हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और नोट्स प्रिपेयर करिए इसके लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे एक जगह आप लिखते हो कोई चीज़ तो आपको याद रहेगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। यानी कि अभी तक आपने क्या देखा था कि जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। मिक्सिंग वाले ऑर्बिटल्स की जो जनरेट होती हैं ऑर्बिटल्स, जैसे आपने देखा था S4 आपके पास क्या आए थे, sp3 आए थे, sp3 के 4 रूम अवेलेबल थे। तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप हुए जो मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप देखो कि जो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जांपल वही गेस्ट वाला, ठीक है, फेवरेट एग्जांपल, आप उसे क्या कर सकते हो कि अगर आपको सपोज दैट कि अगर आपके रूम्स ही ऐसे अरेंज है कि एक रूम छोटा है, विड्थ में, हाइट भी छोटी, मतलब छोटा सा रूम है, एक थोड़ा सा उससे बड़ा, ठीक है, इंचीज में भी, तो क्या होता है आपको उससे क्या है, उसमें तो दिक्कत है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तब तो आप इक्वल नहीं बना सकते सारे रूम को। लेकिन अगर उनका जो स्ट्रक्चर है रूम्स का वो क्या है, सेम है, बस आपको क्या करना है, फैसिलिटीज अवेलेबल करानी है हर रूम में इक्वली, ठीक है, तो वो चीज़ अवेलेबल। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है कि जो मिक्सिंग ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है जो मिक्स हो रहे हैं, यानी कि जो S
था और वो जो 3p थे, वो ऑर्बिटल उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो तो या तो सेम होनी चाहिए या तो नियरली सेम। ये नहीं कि आपने 2s का इलेक्ट्रॉन 3d में डाल दिया, ठीक है, 2s का 2p तक चल सकता है, ठीक है, मतलब जो एनर्जी है वो नियर अबाउट होनी चाहिए, ये नहीं कि एनर्जी में भी ज़्यादा हो गया यानी 2s का सीधा 3d में, नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, ठीक है। देखो पॉसिबल तो है लेकिन वो हायर क्लासेस का है, आपका नहीं है, तो उसके हिसाब से चीज़ें याद रखनी। तो जो एनर्जी बनेगी वो क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम एनर्जी की बनेगी, ठीक है। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या जो ऑर्बिटल बनेंगे, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल वो है जो बन रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म, जो बनेंगे ऑर्बिटल ये वाले, वो उतने ही होंगे जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि रूम की सफाई, जैसे आपने भी रूम को क्या कहते हैं ऐसे किया कि रूम को आपने साफ किया, ठीक है, तो वो रूम ऐसे तो नहीं कि साफ करते करते आपने एक और रूम बना दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे कोई जादू तो नहीं चल रहा है कि आपने बस सफाई करी और एक नया रूम सा तैयार कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जितने रूम है उतने करोगे, ठीक है, वरना फिर तो क्या ज़रूरत होती है ना, अगर ऐसी कुछ बात होती तो क्या बात होती फिर। तो क्या होता है बेसिकली, जितने आपके पास रूम हैं आप उनको ही क्या करोगे, अरेंज करके, उनको ही डेकोरेट करके मेहमानों के लिए तैयार करोगे। तो बस वही है सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो उतने ही होंगे जितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके मिक्सिंग में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं और जिनको आपको लिखना है, और भी पॉइंट्स एक एक करके पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। सो बेसिकली क्या है कि हमने बोला है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो उनका जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जनरेट हुए हैं वो क्या हुए हैं, अब वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे शेप में और एनर्जी में। तभी तो हमने बोला है कि जो एनर्जी होगी, अब अगर आपने सपोज दैट, आप सिंपल सी बात है, अगर इस पॉइंट को आपको समझना है तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट यही बोलता है कि जैसे कि आप अगर रूम, अगेन हम रूम वाला एग्जांपल ही पढ़ेंगे, जिसको अगर दूसरे एग्जांपल से समझ आता है बना सकते हो, ठीक है, पर मेन है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ वो है, ठीक है। एग्जांपल आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो। सो हमने गेस्ट वाला एग्जांपल लिया है स्टार्टिंग से, तो हम उसी को लेकर चलेंगे। अब क्या बोला है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि वो जो तैयार करे हुए रूम है वो क्या होंगे, एनर्जी में इक्वल होंगे, उनकी शेप भी सेम होगी, सही बात है, इक्वल होंगे तभी तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा गेस्ट। ऐसा नहीं कि ये रूम मेरे को ये बड़ा है, ये छोटा रूम है, या फिर ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा डेकोरेटिव है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब वो इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तभी बॉन्ड क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बोलता है। नेक्स्ट जो बोलता है, जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए अवेलेबल होता है। पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं होता है, किसके बारे में करता है, सिग्मा एंड लोन पेयर, ठीक है, पाई बॉन्ड को नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट होता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेस में डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि जो उनका ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि अगर सपोज, ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल ऐसा आ रहा है तो दूसरा ऐसा, स्पेसिफिक है। जैसे एस और पी के केस में था, जैसे आपके ओरिएंटेशन है, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट है दूसरा एक्सियल है, ऐसा नहीं, ओरिएंटेशन फिक्स होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या बताता है, वो आपको ज्योमेट्री के बारे में बताता है, कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दे दिया और बोल दिया उसकी ज्योमेट्री क्या है, तो वो कौन बताता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि जो ओरिएंटेशन होती है वो होती क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। दिस आर द पॉइंट, आप इसे नोट कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। So here the next point is your sixth point, promotion of electron take place before hybridization। ये बात ऑब्वियस है, जब आपने CH4 का एग्जाम्पल किया था तो उसमें आपने देखा था कि आपने क्या करा था, एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाया, एक फर्स्ट एक्साइट, पहले आपने ग्राउंड स्टेट लिखा, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन आपने क्या करा, उसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो होगा यानी कि सफाई तब होगी जब आप क्या करोगे, एक रूम में क्या करोगे, सामान पहुंचा दोगे, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाएगा, आफ्टर दैट हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेट सच दैट रिपल्शन इज बिटवीन दैम इज मिनिमम, सो मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सिंपल, अभी हमने बोला ओरिएंटेशन फिक्स होनी चाहिए, जो ओरिएंटेशन है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए स्पेस में, स्पेस का मतलब है 3D में,
ठीक है। जब वो क्या रहेंगे कि ओरिएंटेशन अगर स्पेसिफिक है तो क्या होगा, उनका जो ओवरलैपिंग होगी, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए कंडीशन सी है। तो अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में बात ये होती है कि जो हाइब्रिड के ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में जो चेंज है, अभी देखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद शेप में क्या चेंज आता है वो देखेंगे हम। लेकिन जो अरेंजमेंट होगा इस तरीके से होगा कि जो रिपल्शन है उसमें क्या होगा, मिनिमम हो, सो दैट स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता है कि जितना कम रिपल्शन होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और जितना रिपल्शन ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी कम। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब एक दो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक आपका, उसमें अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं 8 पॉइंट को या कुछ, इसमें अभी तक हमने वीबीटी ने क्या बोला है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं है, उसके लिए सब अवेलेबल है, इक्वल है, ठीक है। वो खुद ही इक्वल में विश्वास रखता है, तो जो पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी क्या बोलता है कि सभी तरह के, यानी कि जो हाफ फील्ड है आपके, हाफ फील्ड है प्लस आपके एम्प्टी है ऑर्बिटल्स, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं आपके। सेकंड आपके एक हाफ फील्ड है, एक एम्प्टी है और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। सिंपल से हाफ फील्ड का तो आपको पता चल गया, अभी आपने देखा एम्प्टी का कहाँ से होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने देखा है ना कि एक एम्प्टी रहता है दूसरा देता है, तो आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फुल फील्ड में कहाँ होता है, एज अ लोन पेयर, लोन पेयर की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। ये था हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन करने। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है उसमें क्या डिफर होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जो शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैप करने के लिए, जैसे आप बोलते हो ना कि एस ऑर्बिटल की शेप ये होती है, पी की आप क्या बोलते हो, डम्बल शेप होती है। सॉरी, ये तो डम्बल तो इक्वल होगा ना, बेसिकली इसे हम बोलते हैं 8 है ये, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है वो बेसिकली इसी से मैच करता है, डम्बल। बस फर्क ये होता है जो ऑर्बिटल होता है वो बड़ा ना होकर बहुत, एक लूप बड़ा होता है और एक लूप छोटा होता है। जैसे सपोज दैट एक लूप ये है और एक लूप बड़ा है। अगर आपको कहीं बुक में ऐसा दिखता है तो इसका मतलब उसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। जैसे आप अभी आपने पढ़ा ना, आपके पास था एस थे, 3p थे, ठीक है। तो आप p के जो शेप बोलोगे तो वो ऐसे थे, लेकिन अगर वो sp3 बन चुके हैं तो यानी कि वो sp3 में sp3 का शेप क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में आप अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से। तो ये जो जनरली लूप होता है इसे क्या करते हैं, इसे लूप बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हम जनरली छोटे से दिखाते हैं और कहीं तक बुक्स में ये वो दिखाया भी नहीं जाता है। तो कहीं अगर आपको ऐसा दिखे तो समझ जाना वो क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, तो जनरली से रिप्रेजेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ ऐसा। अब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का अब एक तरीके से आप एक बार ये देख लीजिए, जैसे आप पढ़ते हो ना कि आप बोलते हो sp3 पढ़ोगे, तो जितने मैंने पहले भी बताया कि जो पेरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम होता है। जैसे अगर एक s आपका, एक s, ठीक है, और एक p इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, सिंपल सी बात है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, sp, ठीक है। कितने sp बनेंगे, 2 ऑर्बिटल हुए तो दो ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों का नाम क्या होगा, एक जैसा sp, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बोलते हो 1s और 2p, यानी कि एक s और 2p क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, जो बनेगा वो क्या बनेगा, sp2। sp2 कितने इन्वॉल्व हुए हैं ऑर्बिटल, 1 2 3, तो 3 ही बनेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 3 ऑर्बिटल, तीनों की इक्वल एनर्जी। तो ये था हाइब्रिड ऑर्बिटल के कुछ इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन जो बुक्स में लिखी रहती है, लेकिन हम कभी कहीं बार इग्नोर कर देते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये ऑर्बिटल हुआ क्या है। कहीं बार ना क्या होता है कि बुक्स में ना, अगर जैसे सपोज दैट सल्फर का इस तरीके से अरेंज किया है और एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऑर्बिटल का कुछ इस ये दिखा रखा है, तो समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, ये एक ही ऑर्बिटल है। तो अगर पी शेप दिखाई होती तो नीचे भी होता ना, डम्बल होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही लूप को दिखाते हैं, तो इसका मतलब समझ जाना वहाँ पे क्या हो चुका उसका, हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो चुका होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस और उसके बेस पे एक दो एग्जांपल करेंगे, बाकी आप खुद से करोगे। तो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं और बच्चे क्या बोलते हैं, हड़बड़ाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हड़बड़ा जाते हैं इसे देखकर ही, नाम ही कुछ ऐसा है तो उस पर जाते हैं। अगेन टॉपिक के अंदर जाएंगे तो इजी है अगर समझ में आ रहा है आपको तो, ठीक है, और आना भी चाहिए। अगर हम बोलें कि जो आपकी एस और पी की शेप है वो जनरली क्या होती है, तो अगर आप पहली एस पी देखो, पहला जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कौन सा होता है, एस पी। ठीक है, यानी कि इस केस में एक एस और एक पी इन्वॉल्व होता है। तो एक एस और एक पी का जो शेप होगा, यानी एस की जो शेप होगी वो कैसी होगी, एस पी की जो अगर हम बात करें, एक एस और एक पी, तो टोटल कितने हैं, हम बोलते हैं एक एस और एक पी, कुछ ऐसे। ठीक है, तो जो जनरेट होंगे वो क्या होंगे, sp दो होंगे क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। तो जो शेप होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से अरेंज होगी। अगेन मैंने कहा है कि जो छोटा लूप है वो अरेंज दिखाई नहीं जाता और आपको इस तरीके से अरेंज करना होता है सो दैट जो रिपल्शन है वो क्या है, मिनिमम हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका लीनियर शेप है, यानी sp की जो शेप होगी वो क्या होगी, लीनियर। ठीक, क्या होगी, लीनियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, तो ऐसे कई बार बुक्स में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपको पढ़ लेना। मैं एक और एग्जांपल करा देती हूँ आपका। लेते हैं एग्जांपल BF3 का। ठीक है, BF3 का ट्राई करते हैं। अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, आपको पता है सेंट्रल एटम बोरोन है। बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करोगे, 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, ये थी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, 1s2 2s1, ये तो ppt तक यही बात बताता है क्योंकि 3 है यहाँ पे और आपके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था अवेलेबल अनपेयर्ड पे, तो आपने 3 करवा दिए। ठीक है, तो आपके पास अब 3 फ्लोरीन आ सकते हैं। लेकिन अब ये क्या है, इक्वल एनर्जी के नहीं है, रूम अलग अलग दिख रहे हैं, गेस्ट को परेशानी है चूज करने की, यानी कि गुस्सा हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यानी सफाई करने के लिए क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ बोरोन, जो बोरोन के ही होंगे, सेंट्रल एटम पे ही बात होती है। तो क्या करते हैं वो कितने, एक एस और 2 पी, तो जो जनरेट होंगे ऑर्बिटल वो कितने होंगे, 3 ही होंगे जितने कंबाइन हुए, और तीनों का नाम क्या होगा, एक जैसा, sp2 एक एस 2 पी, तो एक एस 2 पी इसलिए sp2। ठीक है, तो ये क्या हो गए, बोरोन के रूम हो गए। अब यहाँ पे कौन आ सकते हैं, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ला सकता है। आपको पता है फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p5, एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हुए, अब जो इसकी शेप है sp2 शेप अरेंज जो हुआ, अगर हम मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं तो कुछ हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है कि जो बोरोन का है, बोरोन का अवेलेबल किस 3 है, तो अरेंज 120 डिग्री के पे होंगे और कुछ ऐसे। ठीक है, ये 120 पे, छोटे लूप को जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होगी। ठीक है, 120 डिग्री। तो ये कौन सी शेप दिख रही है, अगर आपको याद हो, कुछ याद आया, आपने कुछ इस तरह की शेप पढ़ी थी, कुछ इस टाइप की शेप पढ़ रखी है हम लोगों ने, कौन सी शेप है ये, जनरली ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, तो इसकी जो नाम ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो आपको मैं अब फटाफट हम कैलकुलेशन की तरफ करते हैं। अब एक बार देखते हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो बेसिकली अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशंस को फाइंड करने के लिए जो होता है आपका है, जो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं हम 2 तरीके से। कैसे, एक तो स्ट्रक्चर से और दूसरा फॉर्मूले से, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आप स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ
ये याद रखना है कि आपको देखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसके अलोंग कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर आप उन दोनों का सम कर दो तो जो Z की वैल्यू आएगी वो आपको ये बताती है कि जो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ठीक है, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो जनरली हम देख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। और जो ये होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि हम इसके लिए आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, ये बात है। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आता है तो आप निकाल सकते हो सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, किसके अलोंग, सेंट्रल एटम के। ये बात याद रखना तो सिंपल सी है। जैसे अगर मैं SO3 का एग्जांपल लेती हूँ और SO3 में मैं ये डायग्राम बना देती हूँ, आपको पता है यही होता है। तो आपको पता है इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, आप देख सकते हो कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई को हम कंसिडर नहीं करते और आपको पता है हर 2 एटम के बीच जो पहला बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ये बात सिंपल सी है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन करके आई कितनी आई यहाँ पे, 3 आई, क्योंकि लोन पेयर तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ जो Z की वैल्यू हुआ है क्या, 3। तो 3 के लिए क्या होगी, sp2, क्या आई, sp2। अगर आप देखो तो ऐसे भी देख सकते हो, लर्न करने का तरीका 3 है, 2 ये रहा, 1 ही है, तो टोटल 3 आने चाहिए, तो 3 के लिए यही होगा, ठीक है। यानी कि जो पावर है वो 3 आनी चाहिए, उनका सम। एक तरीके से समझ सकते हो आप, याद करने का तरीका, ठीक है। खुद से ट्रिक्स बनाते हो ना तो वो क्या होते हैं, लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि रट रहे हैं चीज़ों को, बस याद कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो अभी याद है, कल भी याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा, लेकिन उसके बाद याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें आप समझते हो तो वो एक टाइम तक याद रहती हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है हम भूल गए, लेकिन वो भूलते नहीं है, हमारे दिमाग में ही स्टोर रहते हैं। लेकिन हम उसको जैसे ही एक बार देखते हैं, हमने समझा हुआ है, तो वो वापस हमें याद हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने दिमाग से खुद से ट्रिक बनाओ कि कैसे ये लर्न कर सकते हैं हम। तो sp2 है, Z की वैल्यू 3 आई, यानी कि जो पावर है वो क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, उनका सम। तो S का 1 और P का 2, तो टोटल 3 आ गई। तो इसीलिए जो Z की वैल्यू 3 है, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर वो क्या आएगी, sp2। अगर आपको ये पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उससे आप शेप भी पता लगा सकते हो, जो हम अभी देखेंगे एक चार्ट पे, उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अब एक फॉर्मूले से ट्राई करते हैं कि फॉर्मूले से आप कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला वाला मेथड है, वो क्या था, स्ट्रक्चर से, और ये क्या है, फॉर्मूले से। तो स्ट्रक्चर से अगर आप करते हो तो ये है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखते भी रहिए आप, नंबर ऑफ वैलेंस। इसका जो फॉर्मूला है ये थोड़ा बहुत सिमिलर मैच करेगा आपके, थोड़ा बहुत क्या आपने पढ़ा है, ये कहाँ, जहाँ पे अपने VSPR पढ़ा है वहाँ पे ये करवाया था, ठीक है। सेंट्रल एटम प्लस पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है किसके पास, टोटल आपके कंपाउंड के पास, तो वो ऐड होगा, और माइनस होगा क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और प्लस होने का माइनस होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट लिगेंड। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट का मतलब जैसे कि आपके मोनोवैलेंट एटम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। मोनोवैलेंट जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, हम मल्टीपल बॉन्ड के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। मोनोवैलेंट या फिर मोनोवैलेंट, वैलेंट यानी वैलेंसी, मोनो मतलब एक, यानी सिंगल वैलेंसी वाला एटम। सो बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। और ये होल का हाफ है, ये ब्रैकेट पूरे का हाफ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब हम अप्लाई करते हैं NH3 के केस पे। NH3 के केस में अप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो जो Z की वैल्यू है वो हाफ, किसके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, नाइट्रोजन के पास कितना है, 5, प्लस माइनस का कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो झंझट खत्म। मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट सिंगल वैलेंसी वाला, तो यानी कि हाइड्रोजन के पास कितना है, आपको पता है कि 1, तो कितने हाइड्रोजन है, 3, कितने नंबर पे अमाउंट है, 3, तो सिंपल सी बात है, ऐड कर दो, आपके पास क्या आया, 8 का हाफ 4, कैलकुलेशन करके Z4, तो 4 का मतलब यानी कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जिसकी पावर क्या होगी, 4 आनी चाहिए। तो कौन सा अरेंजमेंट है, sp3
sp3 तो है, और आपको पता है sp3 पे अभी पता चल जाएगा जब sp3 देखो, ये तो याद रखना पड़ेगा sp3 है तो उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल, सॉरी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या होता है कि अगर कहीं बार, अब अगर एक सिंपल सी बात है कि समझने की अगर कोशिश करो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे समझाती हूँ, फॉर्मूला देखो कहीं पे लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे आप बोलते हो ना, अभी मैंने बोला कि 4 तो आप बोलते हो sp3, तो कोई बोलता है कि भाई sp4, तो आपको पता है sp4 तो होगा नहीं, 3 p के पास 3 ही ऑर्बिटल है तो जो अमाउंट है वो 3 होगी, 4 नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी याद रखना, समझने वाली चीज़ें, याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपके पास, अब हम कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे, सपोज दैट आपकी जो वैल्यू है z की, अगर 2, जैसे आपके पास 4 आई तो क्या होगी sp3, अगर 2 है तो क्या आई आपकी sp, जो शेप है तो एक चार्ट देख लेते हैं उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। सो बेसिकली आप देखो यहाँ पे एक टेबल है आपके पास, आपने सिर्फ ये भी लर्न कर लिया तो बहुत है, ठीक है। तो याद रखनी है, देखो शेप ज्योमेट्री तो आपको याद रखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर z की वैल्यू कैलकुलेट करके 2 आती है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp होगा, और जो उसकी ज्योमेट्री gm यानी ज्योमेट्री है वो क्या होगी, लीनियर, ठीक है। जो z की 3 आएगी तो sp2, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। सो अगर हम अगर आपकी वैल्यू ऑफ z है वो क्या आती है, 4 आती है, यानी कि अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 4 आती है जो फॉर्मूले से रख के, तो उसके पास आपकी जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp3 और dsp2। sp3 के लिए जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल और dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके जो 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके जनरल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो dsp2 है उसमें आपका सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें जो डी ब्लॉक का है, निकल का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CN4 और 2 नेगेटिव, ठीक है। इसमें निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, वो हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए समझना है, अगर dsp2 है, एक ही कंपाउंड है, उसकी शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर, इसमें भी जो z की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। आपको पता है z क्या है, क्या बताता है, बेसिकली z क्या बताता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उसको बताता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बन रहे हैं तो sp है, 3 है तो sp2 है, 4 है तो sp3 है, ठीक है। जनरली आपको sp3 ही मिलेगा, और अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही कंपाउंड में मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ओके। अगर 5 आती है देन sp3d, एंड देन उसकी शेप सिंपल सी है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। नाउ 6 की होगी तो आपके पास 2 कॉन्फ़िगरेशन है अगेन, और उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी कि आपको जनरली आपकी जो शेप होती है उस मॉलिक्यूल की आपको याद रखनी कि उस टाइप की होती है। प्लस अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो आपको जो चीज़ याद करनी है वो ये याद करनी है कि जो वैल्यू ऑफ z है, देखो आपने जब VSPR थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ा था कि जो सेंट्रल एटम होती है अगर उसकी शेप रेगुलर और इरेगुलर वर्ड वहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में अगर कोई भी सराउंडिंग एटम्स अरेंज होता है, मतलब जितने आपकी वैल्यू ऑफ z है उतने ही आपके क्या है, मान लो सपोज दैट आपकी वैल्यू ऑफ z 2 है और आपके सराउंडिंग एटम भी कितने हैं, 2 है, जैसे BeCl2 2 ही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो BeCl2 ही है, इसका मतलब क्या है कि जो शेप है वो क्या होगी, रेगुलर होगी, ठीक है। अगर इसमें से सपोज दैट आपकी वैल्यू आई है 3, लेकिन आपकी जो सराउंडिंग एटम्स है वो क्या है, 2 ही, तो एक जो बचा है वो क्या करेगा, इरेगुलरनेस क्रिएट करेगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, शेप में डिस्टर्ब करेगा शेप को। शेप कैसी होगी, इरेगुलर, तो कैसा पार्टिसिपेट करेगा, एज अ लोन पेयर, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट यही है, तो आपको लर्न करना है ये, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वन है डिस्कस करने के लिए, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है सेंट्रल एटम की तरफ वो क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका कोई सिमिलर मॉलिक्यूल है, सिमिलर मॉलिक्यूल जैसे सपोज दैट NH3 है, ठीक है, इसी के जैसा सिमिलर है, सराउंडिंग एटम सिमिलर है, देखो सराउंडिंग H3H हाइड्रोजन से इन्वॉल्व है, आर्सेनिक नाइट्रोजन की फैमिली ले रहे हैं ना हम, तो ये क्या है, सभी एक ही सराउंडिंग एटम से इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल्स होंगे, जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज
डिक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, देन इसका, देन इसका। क्यों होगा? याद रखना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेंट्रल एटम की, अगर वो डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो रहा है? एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। अगर सेंट्रल एटम बड़ा होगा, अपने आप में बड़ा होगा, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम क्या है, सपोज दैट सेंट्रल एटम बड़ा है, तो सराउंडिंग को क्या करेगा? ऑटोमेटिकली दूर दूर रखेगा। और अगर सेंट्रल एटम छोटा होता जा रहा है तो जो सराउंडिंग एटम्स है वो क्या आएंगे? उसके पास आएंगे, ठीक है। अब लेट सपोज दैट, सिंपल सी बात है कि मेरे को आप सपोज करो कि मैं क्या हूँ? एक सेंट्रल एटम है, मैं सेंट्रल एटम हूँ, ठीक है, और ये जो दो हाथ है वो क्या है? सराउंडिंग है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रखे हुए हैं, मैं सेंट्रल हूँ, ये फेस मेरा सेंट्रल एटम है, और ये दो क्या है? सराउंडिंग एटम्स। अगर ये फेस बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया हमने, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, जैसे रावण का सर होता है ना, बस वैसे ही आपने उतना इंक्रीज कर दिया, तो जो सराउंडिंग एटम है वो क्या आएंगे? पास आएंगे, दूर रहेंगे? वो उतने ही दूर रहेंगे, ठीक है, क्यों? वो पास नहीं आ पाएंगे उतने, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो साइज भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। अगर आप सेंट्रल एटम को स्मॉल लेते हो, सेंट्रल एटम क्या है? छोटा साइज का है, छोटे से साइज का है, तो आप क्या करोगे? सेंट्रल एटम जो सराउंडिंग एटम है वो क्या आएंगे? पास आएंगे। भाई जितना जो छोटा है, सपोज दैट कि अगर आपने एक बड़ी सी फुटबॉल रख दी, फुटबॉल रखा है, फुटबॉल के चारों तरफ एक दो स्टिक्स रख दी, तो और एक दूसरे के हाथ में एक छोटी सी बॉल रखी और उसमें स्टिक्स रखी, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल दिखेगा? आपको वहाँ दिखेगा जहाँ पे फुटबॉल दो स्टिक के साथ है। क्यों? फुटबॉल है, उसका खुद का एक स्पेस है, वो दो स्टिक्स को उतनी दूर रख पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है कि सिमिलर मॉलिक्यूल के केस में ये है। और अगर सिमिलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम, ये तो कब था कि जब सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है। अगर सपोज दैट कि आपके पास सेंट्रल एटम तो सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम, फॉस्फोरस का ही केस लेते हैं, जैसे PF3 PCl3 है, ठीक है, आपका PBr3 है, PI3 है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो क्या है? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल यहाँ बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? अब सेंट्रल एटम फिक्स है, ठीक है, अगर आप यहाँ देखो सेंट्रल एटम फिक्स है, अगर सेंट्रल एटम फिक्स है और जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो जो सेंट्रल जो और एक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है सराउंडिंग का, तो वो खुद ही दूर होने लग जाएंगे, ठीक है, खुद ही दूर एक गैप पे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे अपने आप को, तो जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी इन टर्म्स ऑफ आप सेंट्रल एटम है, इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशंस। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा कि जो अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में हाइब्रिडाइजेशन को बताना है तो वो है इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू या मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी कि और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि हैविंग जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। जैसे 2s है तो 2p या फिर नियर अबाउट सेम एनर्जी, ये नहीं कि 2s का 3d में डाल दिया आपने, ठीक है। तो उस चीज़ें की ये ध्यान रखनी है आपको। सेकेंड चीज़, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल याद कर सकते हो, लेकिन अगर जो मैंने पढ़ा है आपको गेस्ट वाला, वो हमेशा याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके की पहले सफाई होती है घर की, ठीक है। उस सफाई को करने के बाद उसको एक परफेक्ट वे में अरेंज करने के लिए मेहमानों के लिए कि ठीक है अब चारों रूम हमारे क्या अवेलेबल है, चारों या जो भी है वो रूम क्या अवेलेबल है आप लोगों के लिए, सारे रूम को एक जैसा बनाना, उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो जनरेट होते हैं ऑर्बिटल्स, उनका जो नंबर होगा वो उतना ही होगा जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें। सिंपल सी बात है, जितने रूम आप साफ करोगे उतनी रूम तो अच्छे बनाओगे, मतलब उन्हीं रूम को तो अच्छा बनाओगे। ऐसा तो नहीं कि रूम भी साफ करे हो नया रूम क्रिएट रातों रात बना दिया, ठीक है। कुछ टैलेंटेड होंगे तो वो बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता एक रात में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की आपको कुछ कंडीशंस याद करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शेप याद रखना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है कैलकुलेशन करने की, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे। अगर आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू सिमिलर है
तो जो और आपके जो सराउंडिंग एटम्स है स्ट्रक्चर में वो भी सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो वैल्यू है यानी कि जो शेप है वो क्या होगी, रेगुलर। अगर वैल्यू जो आपकी सराउंडिंग एटम सपोज दैट कम है लेकिन आपकी वैल्यू z की क्या है, ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, नंबर बचे हैं, वो कैसा बिहेव करेंगे, एज अ लोन पेयर, यानी कि आपकी जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, इर्रेगुलर, डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशंस। सो